Hello everyone, my name is Kamesh Bansoria and in this lecture we will complete our budget series. So in the previous lecture we discussed about the concepts related to budget. We also discussed in detail about agriculture and unemployment. Okay. So we also discussed about in the previous lecture about the theme and priorities. Now, continuing in this lecture, we will complete the lecture series on budget and starting with our priority number two. So, that- this was our classification on budget, and here are some important definitions. And okay, so our next priority is employment and skilling. हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में अपनी बजट की जो थीम है, जो प्रायोरिटीज हैं, उसमें काफी डिटेल में एनालिसिस किया कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे और मेंस के पर्सपेक्टिव से उसको समझा। आज के लेक्चर में हम बेसिकली फोकस करेंगे ऑन द फैक्ट्स गिवन ऑन बजट। ठीक है, आज के लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल पार्ट उतना नहीं होगा क्योंकि वी हैव डिटेल्ड एंड completed detailed analysis on that part. And in this budget, we are primarily focused on the facts given in the budget. तो इस बजट में बात की गई है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के पीएम पैकेज की। पीएम पैकेज, और ये जो पर्टिकुलर पैकेज है इसमें आपको 5 स्कीम्स देखने को मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। आउट ऑफ दोज 5 स्कीम्स, 3 स्कीम्स आर गिवन हियर, स्कीम ए, स्कीम बी एंड स्कीम सी। Things to be noted here is this particular package is primarily focused on two things. First, formalization, and second on the entry of new entrant. ओके, ये जो बजट है ये फॉर्मलाइजेशन पर फोकस कर रहा है और न्यू एंट्रीज के लिए, जो नए लोग हैं उनको रोजगार मिले उसके लिए। ठीक, तो स्कीम ए बोलती है कि गवर्नमेंट उन सभी न्यू एंट्रेंट्स को 15,000 रुपए तक प्रोवाइड करेगी जो फॉर्मल सेक्टर में अपनी जॉब पाते हैं। यहाँ पर बात की गई है फॉर्मल सेक्टर को लेकर के, और अगेन उनको कितना रुपए दिया जाएगा, 15,000 रुपए तक गवर्नमेंट के द्वारा उनको एज अ वेज दिया जाएगा। पर इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि उनकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में उनको क्या प्रोवाइड करेगी, वेजेस प्रोवाइड करेगी। 1 मंथ वेज जो कि मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा, 15,000 रुपीज तक जाएगा। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो न्यू एंट्री है उस पर फोकस करें, जो न्यू कमर्स है उस पर फोकस करें, क्योंकि जनरली मार्केट में ये देखा जाता है कि किसी भी जॉब के लिए प्रेफर किया जाता है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको आगे लाया जाए। बट गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं भाई, अब वक्त आ गया है कि हम लोग न्यू एंट्रेंट्स पर भी फोकस करें, और इसीलिए उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मल सेक्टर में क्या करेगी, पैसा डालेगी। ये हुई स्कीम ए की बात। और स्कीम बी की बात क्या है, स्कीम बी ये बोलता है कि अगेन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और स्कीम में ये बोलती है ये कि हम इसमें इंसेंटिव देंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स को फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। और ये कब तक दिया जाएगा, ये पहले 4 साल तक दिया जाएगा। अगेन इसमें क्या, कहाँ फोकस हो रहा है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो फोकस एरिया है वो है फॉर्मलाइजेशन की तरफ। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन से गवर्नमेंट का मतलब ये भी है कि जब आप फॉर्मलाइज होते हैं तो आप ईपीएफओ से रजिस्टर होते हैं और ईएसआईसी से भी रजिस्टर हो जाते हैं। अगेन इन दोनों से रजिस्टर होने के बाद जो वर्कर्स हैं उनको क्या बेनिफिट होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। एक बार फिर देख लेते हैं। उनको गुड वर्किंग कंडीशंस दी जाती हैं। ठीक, जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बेटर दी जाती हैं। उनको फॉर्मलाइजेशन से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, इंश्योरेंस मिलता है, और वेजेस, इम्प्रूव वेजेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इन सभी सेक्टर्स को लेकर के अपना ध्यान लगाए हुए है। अगेन गवर्नमेंट स्कीम सी के थ्रू ये बोल रही है कि जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन कराया जाएगा उसमें गवर्नमेंट आने वाले 2 साल तक न्यू हायर जो होंगे उनका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करेगी, और 3,000 रुपए
पर मंथ तक कंट्रीब्यूशन होगा। जब भी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉय हैं, इन दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूशन कराया जाता है। जो एम्प्लॉयर का पार्ट है वो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप फॉर्मलाइज करो, आप नए लोगों को अपनी उसमें इंडस्ट्री में लेके आओ और 2 साल तक उनका पैसा हम पे करेंगे, आपके स्थान पर हम उनका पैसा पे करेंगे। बट यहाँ पर रीजन क्या है, लोग फॉर्मलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, उसका मेन रीजन है कि उनको ये सब करने की वजह से आपने 2 साल तक किया, बट आफ्टर 2 इयर्स तो एम्प्लॉयर को ही डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को उसको एक अच्छी कंडीशन में वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी और इंश्योरेंस का पैसा, ये सभी चीजें देनी पड़ेंगी। तो इन सभी कारणों से जो एम्प्लॉयर हैं वो फॉर्मलाइजेशन से बचते हैं, वो इन सब चीजों से बचते हैं कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा बचाएं। और फिर हमारे जो कंट्री में जो लेबर लॉस वगैरह हैं वो भी कहीं ना कहीं एक हर्डल की तरह काम करते हैं। आगे देखते हैं। आगे गवर्नमेंट ने बात की है कि नहीं, हम चाहते हैं कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में उसको भी बढ़ाया जाए। आपको पता होना चाहिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है, उसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है रिसेंटली वो डिक्लाइन हुआ है। और वो डिक्लाइन होने का मेन रीजन है हायर एजुकेशन। नाउ वुमेन आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर करियर। तो अभी क्या हो रहा है, वुमेन जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ये एक अच्छा साइन भी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग को स्किल्ड वर्कफोर्स देखने को मिलेगा, एक क्वालिटी वर्कर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये इट इज अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। और यहीं पर बात हुई है कि गवर्नमेंट का कहना है कि हम चाहते हैं कि वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो हॉस्टल्स होंगे वो कोलैबोरेट करके इंडस्ट्री के साथ सेटअप किए जाएंगे, जहां पर जो वुमन है उनके साथ जो सेफ्टी का इशू है उसको बेटर तरीके से कैटर किया जा सके और उनको इंडस्ट्री के नियर बाय ही हॉस्टल प्रोवाइड कराए जा सके। और अगेन जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है क्रैशेस। क्रैशेस में होता क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब उनके माता पिता अपने वर्क के लिए चले जाते हैं तो उन छोटे बच्चों को क्रैशेस में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि शादी के बाद लड़कियां जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप इसकी भी चिंता ना करें, हम यहाँ पर भी अपना एक फोकस लेकर के आ रहे हैं। फिर स्किलिंग वगैरह को लेकर के गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हम 7.5 लाख रुपए तक का लोन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए दिया जाएगा, बट इन द फॉर्म ऑफ लोन। यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आईआईएम और ये सारे जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, उसके लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करेगी और इस लोन के थ्रू वो वहां एडमिशन ले सकते हैं। बट इस जो ये जो लोन है उसमें इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली, बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि नहीं, हम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे 3% का। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर बैंक जो है वो 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है आपसे, तो 9% तो स्टूडेंट खुद पे करेगा और 3% का उसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सबवेंशन मिल जाएगा। मतलब 3% जो है वो गवर्नमेंट इसको पे करेगी। अगेन स्किलिंग की बात की है तो यहाँ पर बात आती है, गवर्नमेंट जो फोर्थ स्कीम जो लेकर के आई है स्किलिंग प्रोग्राम, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हम 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। और यहाँ पर हम जो आईटीआई जो सेटअप किए जाएंगे वो उनको अपग्रेड करेगी हब हब एंड स्पोक मॉडल में। हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई एक आईटीआई है तो ये अपने बाकी के जो नेबरिंग एरियाज हैं उनको भी क्या करेगा, कैटर करेगा, उनकी भी नीड को फुलफिल करेगा। ठीक। तो ये जो बात है वो भी है हमारी स्किलिंग प्रोग्राम को लेकर के। स्किलिंग प्रोग्राम को लेकर के इसीलिए ये बात आई है क्योंकि लगभग लगभग 55 to 60% जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो उसका रीजन भी यही है कि वो अकॉर्डिंग टू दी स्किल्स उसके पास रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट उसके पास स्किल्स नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस नीड को और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो क्वालिफिकेशन उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए स्किल प्रोग्राम चला रही है। फिर हम अगला देखेंगे, अगली जो हमारी प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जब बात आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तो इसमें वो सारे सेक्टर्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि सेक्टर्स रिलेटेड टू वुमेन, सेक्टर्स रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं।
फिर बात आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर जो रीजनल डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, उसको भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है और बोला है कि ये गवर्नमेंट लेके आई है पूर्वोदय का अपना जो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन पर फोकस किया गया है। बेसिकली स्टेट्स सच एज बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अगर हम इन सभी पांचों स्टेट्स को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे स्टेट्स हैं मिनरल रिच। ये सारे स्टेट्स क्या हैं, मिनरल रिच स्टेट्स हैं, मिनरल्स यहाँ पर अच्छे खासे पाए जाते हैं। फिर भी इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ये डेवलपमेंट के पायदान पर काफी नीचे आते हैं। रीजन इज कि एक कॉन्सेप्ट होता है पैरासाइट कॉन्सेप्ट, उसमें ये क्या होते हैं, जो रिसोर्स रिच जो एरियाज होते हैं उनका लोग उनका जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो यूज कर लेती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर क्या होता है, इनके रिसोर्सेस का यूज किया जाता है और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो अपना डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। तो विकास की विरासत भी में भी जो है गवर्नमेंट ये कहना चाह रही कि नहीं, नाउ वी आर वेरी मच फोकस्ड टू डेवलप दीज स्टेट्स। और गवर्नमेंट अब लेके आ रही है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अब इसमें एक इंडस्ट्रियल नोड भी बनाया जाएगा, जो कि बनाया जाएगा गया में। इंडस्ट्रियल नोड सिंपली जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है उसमें एक सेंटर होते हैं जो कि बेसिक बेसिक एंड कोर एक्टिविटीज और सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोर सर्विसेज कैन बी सर्विसेज रिलेटेड टू स्टोरेज, सर्विसेज रिलेटेड टू सम मॉडिफिकेशन इन दी गुड, एंड सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये सारी की सारी सर्विसेज कहीं भी किसी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में प्रोवाइड कराने के लिए उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में बीच बीच में हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, नोड, और उन नोड को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल नोड। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये जो पर्टिकुलर अभियान है इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल्ड सॉरी जो ट्राइब्स हैं जनजाति हैं उन पर फोकस कर रही है और उनको सोशो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में अपलिफ्ट करने के लिए पर्टिकुलर ये अभियान लेकर के आई है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में है, और आपका ये आंसर आप मुझे देंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी बात कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आती है बात नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने की, और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 100 ब्रांचेस क्या करेंगे, सेटअप करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। ठीक है। बट पेमेंट बैंक्स क्या है सर, तो जब बात करेंगे हम पेमेंट बैंक की, तो दीज बैंक, ये जो बैंक आई थी वो आई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी गवर्नमेंट ने सेटअप की थी और उसी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद इन बैंक्स का जो मेनली वर्क है वो है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में ग्रोथ लाना, उसमें बढ़ावा करना। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है तो इसका क्या मतलब है सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन से मेरा मतलब है कि वो सारे लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाना जो कि अभी तक अनबैंक्ड हैं। ठीक। जो लोग जिनका कहीं अकाउंट नहीं है उनका आप अकाउंट ला करके खोलें, उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। ये सारी की सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। माइंड यू, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो इंक्लूड, फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्या इंक्लूड है सर, इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक। तो अगर कोई इंश्योरेंस सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं तो वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। अगेन वन मोर थिंग टू डिस्कस हियर, कि ये जो पेमेंट बैंक्स हैं वो एलिजिबल नहीं होती क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए। ठीक। पेमेंट बैंक्स जनरली क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। बट आप बोल सकते हैं कि सर जब पेटीएम पेमेंट बैंक था तो वो लोन देता था, यस वो लोन देता था, बट थ्रू थर्ड पार्टी। ठीक। वो जो लोन था वो बेसिकली थर्ड पार्टीज के थ्रू प्रोवाइड कराया जा सकता था, और वो थर्ड पार्टीज हो सकती है आपकी एनबीएफसी हो या फिर कोई अदर बैंक। ठीक है। और यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक था मेरे ख्याल से वो आईडीएफसी के थ्रू लोन प्रोवाइड करता था। ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगेन यहाँ से मैं भी चाहूंगा कि आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दें, और वो ये है कि जब पेमेंट बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही तो क्या उनको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना जरूरी है, ये आप मुझे बताएंगे। बाकी हम पेमेंट बैंक्स को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बैंकिंग वाला एक जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे।
ठीक है। इसमें फिर बात आती है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में भी उन्होंने बात कही है, जिसमें कहा है कि 15,000 करोड़ के आसपास आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये आप याद रखिए किस स्टेट में, तो अब हमें पता चला है कि ये आंध्र प्रदेश में, इसको कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ से जो फूड सिक्योरिटी वहां पर हम लोग अपना ध्यान दे सकेंगे। अगेन ये जो बात कही गई है, इसमें एक और चीज की वो है हमारा इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कराया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल नोड है, हम अभी देख चुके हैं कहाँ इंडस्ट्रियल नोड क्या है, तो इन्होंने बोला है कि नहीं, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि वाटर, पावर, रेलवे, रोड, ये सारे के सारे कुपार्थी नोड और बाकी के जो ओरवाकल नोड है वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर पर भी काफी फोकस्ड है गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या किया, कुछ ये 1 2 3 4 5 6 स्कीम्स लेकर के आई है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई सेक्टर। जब क्रेडिट के आगे हम गारंटी लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, या इन जनरल क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब हुआ विदाउट एनी कोलेटरल। अगर आपके पास कुछ भी गिरवी रखने को नहीं है तो उस केस में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसएमई को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ इतना ज्यादा ध्यान इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो बेस फोकस है, नाउ वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एमएसएमईज हैं उनको हम विदाउट एनी कोलेटरल क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है एनहांस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑफ ट्रेड। अच्छा, आपको समझना होगा ट्रेड्स क्या होता है। ठीक, आपको समझना होगा ट्रेड्स क्या होते हैं। देखिए, तो ट्रेड्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड्स है, ये आरबीआई लेकर के आई थी 2014 में, अंडर अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है। तो गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई इसको लॉन्च करती है 2014 में पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत, और इसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। व्हाट वाज द पर्पस, सिंपली टू ईज आउट द कैश फ्लो। टू ईज आउट द कैश फ्लो होता क्या है, जब कोई स्मॉल एमएसएमई है या स्मॉल इंडस्ट्री है, और अगर वो जैसे इंडस्ट्री ए, ठीक है, और ये है हमारी इंडस्ट्री बी, जब ए से बी में कुछ एक्सपोर्ट होगा और बी उसको ये बोले कि हमने आपके आइटम्स को इंपोर्ट तो किया है, मैंने आपके आइटम्स को खरीदा तो है, बट बट मैं आपको जो पेमेंट है वो आफ्टर आफ्टर 2 मंथ्स दूंगा। ठीक है, मैं आपको जो पेमेंट है वो 2 महीने के बाद दूंगा। और उस पर्टिकुलर केस में ये जो ए है, ये जो ए है वो बी से क्या बोलेगा कि ठीक है, आप 2 महीने बाद दे देना, बट मुझे एक स्लिप दे दो जिस पर कि ये लिखा होगा कि आप मुझे इतना अमाउंट देंगे और इस डेट को देंगे। तो बी बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको स्लिप दे दूंगा जिसमें कि अमाउंट मेंशन होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, अमाउंट मेंशन होगा एंड डेट भी मेंशन होगी। तो ये जो स्लिप होगी, इस स्लिप को ए क्या करेगा, ए इस स्लिप को ले जाएगा कहां पर, बैंक्स में। ए इस स्लिप को लेके जाएगा बैंक में, और फिर वो इस स्लिप को एज अ कोलेटरल रख करके बैंक से क्या ले लेगा, लोन ले लेगा। तो इस पूरे सिनेरियो को बोला जाता है ट्रेड्स। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी हम ट्रेड्स का स्कोप और बढ़ा देंगे। स्कोप कैसे बढ़ा देंगे कि ये जो इंडस्ट्री है जिसको मैंने यहाँ बी माना है, उसका पहले क्राइटेरिया था कि आपका जो टर्नओवर है 500 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम, और अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, अब अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक भी है तो भी आप ट्रेड्स यानी कि ये जो स्लिप है उसको इशू कर सकेंगे। माइंड करने की बात है कि ये जो इशू करता है वो किसको करता है, उस इंडस्ट्री को जहां से उसने क्या लिया है, आइटम्स बाय किए हैं। ठीक है। तो अगेन इससे किसको हेल्प मिलेगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई को हेल्प मिलेगी। फिर आते हैं एमएसएमई यूनिट्स बनाई जा रही हैं किसके लिए, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। क्योंकि आप देखें, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, जो हमने देखा था नेचुरल फार्मिंग में भी क्या हो रहा था। नेचुरल फार्मिंग में गवर्नमेंट बोल रही थी कि अब क्या कराया जाएगा, अब लोगों को सर्टिफिकेशन दिया जाएगा।
तो कई जो एमएसएमई हैं वो अपना प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में लॉन्च करने में, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने में इसीलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि उनको रिलाई नहीं किया जा सकता, उनको इजीली रिलाई नहीं करती है जो पब्लिक है कि ये जो पर्टिकुलर गुड है वो अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिप्शन है या नहीं है। तो इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए, इन सभी चीजों को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं, अब हम ये सारी चीजों में भी अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर आता है क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। बात आती है स्ट्रेस पीरियड क्या है सर? तो स्ट्रेस पीरियड हम पढ़ेंगे जो बैड लोन्स के टाइम पर, ठीक है। आगे जब हम बैड लोन पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम स्ट्रेस पीरियड भी पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई भी जो लोन पर्सन जब लोन लेता है और वो आने वाले टाइम में किसी भी रीजन की वजह से अगर उस लोन की पर्टिकुलर टाइम पर ईएमआई नहीं पे कर पा रहा, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं स्ट्रेस पीरियड। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जब एमएसएमई होगी तो अब उसको क्या कराया जाएगा? क्रेडिट सपोर्ट कराया जाएगा। इसकी भी काफी कुछ कंडीशन होंगी, जैसे कि ठीक है आप स्ट्रेस पीरियड में है बट आपके ऊपर पहले से कितना लोन है। ठीक है। आप स्ट्रेस पीरियड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉट अर्निंग अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन, कि ये जो मेरा अजम्पशन था जिस पर मैंने लोन लिया था कि मैं इतना अर्न करूंगा, अब शायद मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशंस रिलेट करती हैं हमारे स्ट्रेस पीरियड से। अगेन हम लोगों ने ये भी देखा था कि मुद्रा लोन जो है अब उसकी क्या कर दी गई है, करंट कैटेगरी के अंदर उसकी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख के आसपास कर दिया गया है। ठीक है। वहीं एमएसएमई को लेकर के फिर से बात आई कि ये नया असेसमेंट मॉडल लाया जाएगा जिसके थ्रू हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एमएसएमई को लोन दिया जाना चाहिए या नहीं। ये दोनों ही तरफ से बेटर होगा, एमएसएमई की तरफ से भी बेटर है। ठीक है, एमएसएमई की तरफ से भी ये बेटर मूव है और बैंक्स की तरफ से भी बेटर मूव है क्योंकि इट वुड रिजल्ट इन दी डिक्रीज ऑफ बैड लोन्स। ठीक है, यहाँ पर बैंक्स भी आप काफी कुछ सोच समझ करके लोन देंगी। नया असेसमेंट मॉडल आएगा, उसमें देखा जाएगा उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है एमएसएमई की, देखा जाएगा कि वो कितने वल्नरेबल हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके अब उनको लोन देने की गवर्नमेंट बात कर रही है। ठीक है। अगला हम देखते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम फिर से नए इंडस्ट्री सॉरी आगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क देखते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क बोल रही है गवर्नमेंट कि हम 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क आप समझिए कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज की, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की, जैसे कि रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स और इन रॉ मटेरियल में मैं खास करके बात कर रहा हूँ वाटर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंडस्ट्रीज को क्या कराई जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्री सिंपल क्या करती हैं, यहाँ आती हैं और अपने आप को यहाँ सेटअप करती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्क में इंडस्ट्री आएंगी और खुद को सेटअप करेंगी। होगा क्या कि ये इस पर्टिकुलर पार्क में एन नंबर ऑफ इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी, ए बी सी डी, और किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो क्या करेगा, दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है कि एक ही जगह रह करके उनको अपना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और सिमिलर नेचर की ही अगर इंडस्ट्री है, मान लीजिए यहाँ पर ए एंड डी जो है अगर सिमिलर नेचर की इंडस्ट्री है वो, तो वो इंडस्ट्रीज अपने आप को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, एंड एक दूसरे को कॉपरेट भी करती हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने बोला है कि रेंटल हाउसिंग एंड विद डॉर्मेट्री टाइप। गवर्नमेंट का कहना है कि अभी हम क्या करेंगे, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू डॉर्मेट्री हॉस्टल्स प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, जिससे कि क्या होगा, वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कराई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया में ही वर्कर्स को जब ये रेसिडेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें वर्कर का भी टाइम बचता है, इंडस्ट्री का भी टाइम बचता है और दोनों ही बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने फोकस किया है क्रिटिकल मिनरल्स पर। क्रिटिकल मिनरल्स पर आपको बता दें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो लगभग लगभग 26 के आसपास है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक क्रिटिकल मिनरल है। और ये जो लिस्ट है ये कौन इशू करता है इसको, यूनियन यूनियन इशू करता है। ठीक है, यूनियन इस लिस्ट को बनाता है। अभी श्रीलंका के साथ रिसेंटली हम लोगों की कोई डील चल रही थी ग्रेफाइट को लेकर के, तो आप उससे भी अपडेट जरूर रहिए कि उसमें क्या आगे न्यूज बनती है।
ठीक है। फिर इंटर्नशिप में गवर्नमेंट ने बोला है कि लगभग लगभग क्या बोलते हैं 500 की जो टॉप कंपनीज हैं उसमें अब यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी और उनको क्या दिया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे 5000 रुपीज तक के। तो इससे क्या हम समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, आप इंडस्ट्री में जाके पहले इंटर्नशिप लो। इंटर्नशिप उसी इंडस्ट्री के अंदर जब ली जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट होगी कि वो इंडस्ट्री आपसे क्या चाहती है जब आप वहां जाके वर्क करें। तो एक जो स्किल गैप है, ये जो स्किल गैप देखने को मिलता है इंडस्ट्री में और स्टूडेंट में, वो आप कहीं ना कहीं इससे कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, अब 500 जो टॉप कंपनीज हैं उसमें हम यूथ को क्या करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, कराई जाएंगी यूथ को, और उसको 5000 रुपीज पर मंथ का क्या दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है। फिर अब बात हम करते हैं अर्बन डेवलपमेंट पर। अर्बन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टाम्प ड्यूटी जो है वो कम की जाएगी, बट कौन सी, जहां पर वुमेन, अगर कोई वुमन प्रॉपर्टी खरीदती है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर अब लोअर स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। इट इज एन स्टेप टूवर्ड्स वुमन वुमन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के है। फिर अर्बन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्ट्रीट मार्केट्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, स्ट्रीट मार्केट को डेवलप करना इज अ गुड मूव, क्योंकि जब हैफाजार्ड ग्रोथ देखी जाती है स्ट्रीट मार्केट्स में तो वहां पर देखा जाता है कि ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। ठीक है, अगेन ट्रैफिक कंजेशन होता है, और गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो स्ट्रीट मार्केट है इनको हम बेटर तरीके से रेगुलेट भी कर पाएंगे अगर उनको एक ही जगह पर डेवलप कराया जाए। उनको बेटर तरीके से जो उनकी नीड्स हैं वो भी फुलफिल कराई जा सकेंगी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, क्लस्टर फॉर्म में हम स्ट्रीट मार्केट्स को लेके आए और उनको क्या करना है, डेवलप करते हैं, और बेटर रेगुलेट किया जा सकेगा उनको। फिर आते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस्ड है। आपको समझना होगा कि सर ये टीओडी है क्या, टीओडी है क्या, तो आप इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल ऑफ अ मेट्रो। ठीक है, कोई मानिए ये मेरी ब्लू लाइन है। ठीक, ये मेरी ब्लू लाइन है और यहाँ से मेरी मेट्रो चलती है इस पर्टिकुलर लाइन पर। तो मेरा फोकस क्या होगा कि मैं डेवलपमेंट करूंगा अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन, अलोंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट। इससे क्या होता है, इससे एक तो जो आम जनता है, जो वहां के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके लिए भी उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं आसपास से हम डेवलप करेंगे, यहीं मानिए मैंने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर यहीं सेटअप किया है, यहीं मैंने अपने ऑफिसेस सेटअप किए हैं, और यहीं इसी एरिया में मैंने अपना रेसिडेंस सेटअप कराया है, तो यहाँ पर मेरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगेन, और यहाँ जो मूवेबिलिटी है, वो सारी की सारी सिक्योरिटी कंसर्न है, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, अब हम जो अपना डेवलपमेंट है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रखेंगे। फिर वाटर मैनेजमेंट की बात आती है। हम हर बजट में लगभग हम वाटर मैनेजमेंट को देखते हैं, फिर भी इस हर साल हम लोग को दिल्ली में कहीं ना कोई केसेस देखने को मिल जाता है। तो ये हर बार की तरह भी हो सकता है, इस बार भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जुमला ही है जिसमें गवर्नमेंट बोले कि नहीं, हम वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्टर का में हमने अच्छा काम किया है, हर घर जल, इस टाइप की जो योजना लेकर के आए हैं हम, सॉरी, हर नल जल, वो भी ठीक है कि हाँ, बट जब बात आती है सीवेज ट्रीटमेंट की, तो आज भी हम लोग यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और गवर्नमेंट अगेन फिर से इस बजट में भी इन्हीं सब चीजों पर बात कर रही है। तो अगला हम देखते हैं हाउसिंग नीड्स। गवर्नमेंट इस बार लेके आई है, या ये जो चल रहा है हमारा पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि फिर से हम क्या करेंगे, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट इसमें किया जाएगा। बट यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि जो हाउस है वो सच में उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि नीडी है, जो कि हाउसलेस हैं। अब ऐसा ना हो कि विनोद को ही घर ना मिले, ठीक है, और प्रधान अपनी मर्जी से घर बांट दे। तो इन सारी चीजों को देखना की अभी हम लोग को जरूरत है। ठीक है, अगली जो हमारी प्रायोरिटी है वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रायोरिटी को हम अगले वीडियो में समझेंगे, और अगले वीडियो में हम कुछ मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी जो जनरल डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको आजकल हम लोगों ने क्विज भी प्रोवाइड करना शुरू किया है। यहाँ आपको हर रोज क्विज प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप जाइए उसमें पार्ट कीजिए। और इकोनॉमी से रिलेटेड आपको कोई भी कंसर्न है, डाउट है, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर आप जाएं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।